कांग्रेस को अमेठी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर कमल किसी बच्चे ने बना दिया था, तो ब्लैक बोर्ड पर तो राहुल जी आप कमल मिटवा सकते हैं, लेकिन अमेठी की जनता और देश की जनता के दिल में जो कमल का फूल और नरेंद्र भाई का चेहरा है उसे आप मिटा नहीं सकते। चल गई अमेठी में झाड़ू, हर तरफ झाड़ू दिखाई दे रही है, जहां जा रहे हैं युवाओं के चेहरे पे मुस्कान है। एक लड़के ने कहा कि हमको बताया कि 2 नंबर का बटन दबाएं, लेकिन वो भी जस्टिफाई नहीं हुआ। बाद में पता चला कि विश्वास साहब उसके मकान में 4 महीने से किराया रहते हैं। कांग्रेस हो या उसके यूपीए के चट्टे बट्टे हो, तीर वाले हो या लालटेन वाले हो, सपा हो या बसपा हो, ये सारे जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी है ना, ये सारे लोग एक ही थाली में खाते हैं। हरीश रावत जी की धर्मपत्नी ने कहा है कि बाई 1 गेट 1 फ्री। मैं समझता हूं कि उनका आशय था कि अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो निश्चित रूप में आपको मोदी जी की सरकार मिलेगी और मुफ्त में आपको उत्तराखंड की सरकार। विराट भारत आज खंड खंड हुआ कमजोर शासकों की काट से। 77 में मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर पिताजी बताते हैं कि एकदम 77 वाला माहौल चल रहा है। 0 पर चले गए नीतीश कुमार, 0 पर चले गए। रोड़ी भी जमानत जब हो जाएगा रोड़ी के बाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 8वें चरण का मतदान भी खत्म हो गया। 9 चरण में अब बस 1 चरण बचा हुआ है और सीटें 502 इन पर वोटिंग हो चुकी है। 543 को लोकसभा में सीटें, बस 41 सीटें और रह गई हैं और इन पर मतदान जैसे ही 9वें चरण में होता है उसके बाद इंतजार शुरू 16 मई का। आज 64 सीटों पर मतदान, लेकिन सबों का ध्यान सिर्फ एक सीट की तरफ। अमेठी में क्या हो रहा है? सबों की निगाहें अमेठी पर, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा अमेठी के बारे में लोग आश्वस्त रहा करते थे। क्या अमेठी के बारे में बात करना है? वहां तो पहले से ही जीत निश्चित होती है गांधी परिवार की, लेकिन आज ऐसा नहीं था। सुबह सुबह राहुल गांधी पहुंच गए थे और उसके बाद से एक लंबा सिलसिला है, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन अमेठी के बाद अब नजरें वाराणसी पर, वाराणसी जहां मोदी चुनाव मैदान में हैं। और इसके बाद जबकि अमेठी पर जो रणभेरी बजनी थी बज गई, युद्ध हो गया, तो उसके बाद अब वाराणसी में सीन ऑफ एक्शन शिफ्ट हो चुका है। लेकिन वहां बवाल मचा हुआ है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिली है और इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी कल इस मुद्दे पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है और इस धरने में अरुण जेटली होंगे, अमित शाह होंगे, अनंत कुमार होंगे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। बीजेपी का आरोप है कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रिटर्निंग ऑफिसर ने इस मुद्दे पर पक्षपात किया है, लिहाजा बहाने बनाकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और वाराणसी से पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को चुनावी सभाएं करने के लिए इजाजत नहीं दे रहे हैं, मैदान मुहैया नहीं करा रहे हैं और कोई भी कार्यक्रम जो है वो करने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन ने मोदी को बेनियाबाग में रैली और साथ ही साथ बुद्धिजीवियों के साथ बैठक और फिर शाम में गंगा आरती में शामिल होने की जो इजाजत मांगी गई थी वो नहीं दी है। और इस पर अरुण जेटली ने वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग कर डाली है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर भी वाराणसी में मूक दर्शक बनकर काम करने का आरोप लगाया है और इसी बात के मद्देनजर कल न केवल वाराणसी में बल्कि दिल्ली में भी प्रदर्शन होंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का घेराव करेगी, वहां भी प्रदर्शन करेगी। और क्या यह भी अपने आप में प्रचार का एक तरीका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी कल वाराणसी पहुंच रहे हैं। चुनाव अधिकारी की निष्पक्षता के संदर्भ में हमें अब केवल शक नहीं है, हमें विश्वास है कि वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष चुनाव के लिए एक खतरा बन गए हैं। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इंटरफियर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे खेद है कि चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक है।
भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि बड़े ग्रैंड तरीके से, बड़े ही भव्य तरीके से वाराणसी का जो प्रचार है वो शुरू किया जाए, और उसके लिए कल जब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते तो उनका एक रैली आयोजित किया गया था बेनियाबाग मैदान में, वो मैदान नहीं मिला है। उसके बाद उनका कार्यक्रम था बुद्धिजीवियों से मुलाकात का। करीब 150 बुद्धिजीवी शहर के एक होटल में मुलाकात करते, नरेंद्र मोदी से उसकी भी इजाजत नहीं दी गई है। उसके अलावा कार्यक्रम यह भी था कि शाम को गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती में नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, उसकी भी इजाजत नहीं मिली है। और इस पर नाराजगी अपने आप में जो दिखाई पड़ रही है, अब उसका रास्ता भी निकाला गया है। हेलीपैड बना हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहां हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे नरेंद्र मोदी। बाहर जो बीएचयू का गेट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम समर्थक भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदर्शन कर रहे होंगे, और गाड़ी से वहां से निकलेंगे नरेंद्र मोदी और पार्टी कार्यालय जाएंगे, और इस तरह से एक और रोड शो दिखाई पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार शिकायत कि इस कार्यक्रम से तो कतई रोक नहीं सकती है चुनाव आयोग या फिर उनका कोई कानून, क्योंकि लगातार जो पक्षपात हो रहा है अफसरों के द्वारा उसका काट निकाला गया है, और ऑफिसर पक्षपात करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कह रही है चुनाव आयोग। लेकिन अभी तक कोई निर्णय उनकी तरफ से नहीं आया है। Not accept insinuation of inaction or bias in this regard. As in all matters, Commission will act correctly while facilitating legitimate campaigning by all political parties. If any officer is found wanting or working in a partisan manner or not discharging the duty, Commission will take appropriate strict action against such officer. सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी इस बात पर है कि शहर के बेनियाबाग मैदान में उन्हें आखिर क्यों नहीं परमिशन मिल रही है एक रैली करने के लिए। लेकिन कहना यह है प्रशासन का, पहले उन्होंने दलील दी थी कि दरअसल वो मैदान पहले से ही बुक कर लिया गया है, बाद में दलील ये दी गई है कि इंटेलिजेंस इनपुट है और वहां पर नरेंद्र मोदी के लिए खतरा है, कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो कि अनचाही हो और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और इसीलिए परमिशन नहीं दिया जा सकता है। और आरोप लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिली हुई है और उसी के प्रायोजित तरीके से किए जा रहे प्रयासों की वजह से आखिरकार नरेंद्र मोदी को यह परमिशन नहीं मिल रही है। चुनाव आयोग के पास शिकायत है। वैसे एक और शिकायत आज चुनाव आयोग के पास पहुंची। वाराणसी के एक ढाबे में बनने वाली रोटियां भी अब चुनावी मुद्दा बन गई हैं और उन्हीं की शिकायत को लेकर पहुंचे कांग्रेस वाले चुनाव आयोग। दरअसल यहां वाराणसी में एक ढाबा है, जो रोटियां जहां बन रही हैं उस पर अब की बार मोदी सरकार लिखा रहता है, यादव होटल। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो रोटियां बन रही हैं उन रोटियों पर एक मशीन के जरिए वो मशीन दी गई है और देखिए किस तरह से मुहर लग रहा है और ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। और उन रोटियों पर लिखा होता है अब की बार मोदी सरकार। और इन रोटियों को लेकर कांग्रेस की नाराजगी देखी जा सकती है, क्योंकि ये क्या प्रचार का तरीका है और कांग्रेस को ये रोटियां हजम नहीं हो रही हैं और इसीलिए वो पहुंच गई चुनाव आयोग और शिकायत भी वहां किया। एक तो इसके खर्चे की पूरी जानकारी हासिल होनी चाहिए। अगर 4 लाख की मशीनें, कितने मशीनें हैं, कहाँ कहाँ गई हैं, कितने इसमें रोटी बनती हैं, कहाँ बनती हैं, कितने लोगों को बंटती हैं, ये पूरी तहकीकात करना, क्योंकि ये खर्चे में जाएगा उनके, मोदी जी के खर्चे में। दूसरा ये है कि अगर ये इस तरीके से बांटी गई हैं, दी गई हैं मशीनें, तो ये ब्राइबरी है। और ये भी कि आखिरकार कितनी मशीनें हैं जो वाराणसी और आसपास के इलाकों में बांटी गई हैं, जिस पर मुहर लग रहे हैं रोटियों पर अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस की नाराजगी की जो वजह खास है वो ये है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अमेठी में राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी 2004 से लगातार अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 2014 यानी कि 10 साल। लेकिन ऐसा आज पहली बार हुआ कि उन्होंने चुनाव के दिन न केवल अमेठी में डेरा डाला बल्कि बूथों पर खुद जाकर वहां हो रही वोटिंग का खुद से जायजा भी लिया। अमूमन राहुल गांधी ऐसा नहीं किया करते थे, पिछले 2 बार नहीं देखा गया था। इतना ही नहीं, लोगों के बीच बैठकर उन्होंने चाय की चुस्कियां भी ली। हाँ, चाय की चुस्कियां, उन्होंने चाय की चुस्कियां भी ली और लोगों से बातचीत भी किया और दुरुस्त हैं या नहीं चीजें ये भी देखी। और
अंदाजा ये लगाया गया कि क्या आखिरकार इस बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि अमेठी भी आसान नहीं राहुल के लिए, उसी का ये नतीजा था कि अहले सुबह राहुल पहुंच गए और राहुल पहुंचकर अमेठी में घूमते नजर आए, वैसे ही जैसे कोई सामान्य कैंडिडेट अपना प्रचार करने की कोशिश उस दिन भी करता है जिस दिन मत डाले जा रहे होते हैं। चुनाव के दिन अमेठी में राहुल के रहने पर मोदी को उन पर प्रहार का मौका मिलना ही था और कांग्रेस की ओर से भी इन आरोपों का हल्का जवाब देने की कोशिश की गई, लेकिन देखिए किस तरह से आरोप लगाए गए और फिर क्या जवाब दिया गया। कभी अमेठी का नहीं बोलते, जो कभी मतदान के दिन अमेठी में पैर नहीं रखते थे, आज राहुल भैया को अमेठी की हर गरीब मोहल्ले की धूल मारनी पड़ रही है, पसीना बहाना पड़ रहा है, घर घर गली जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी पड़ती है। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। कोई कैंडिडेट भी अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में रहना ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, इसमें हारने का डर की कोई बात नहीं। मतलब सारे कैंडिडेट्स अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में होते हैं, ये नॉर्मल है। अगर राहुल गांधी जी आज वहां गए हैं, ये एक और सबूत है उनकी अटैचमेंट अमेठी के जन के साथ। अब कांग्रेसियों की मुश्किल ये है कि अगर राहुल अमेठी आज नहीं जाते तो कहा यह जाता कि उन्हें तो अमेठी की परवाह नहीं है, और गए हैं तो कहा यह जा रहा है कि इस बार तो जरा डर सा लग गया है और इसीलिए राहुल अमेठी पहुंच गए हैं। उन्होंने पहुंचकर क्या कहा था इस बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन एक दूसरी घटना घटी आज अमेठी में, उसके बारे में बताते हैं। अमेठी के डीएम को आज प्रियंका गांधी की पीए प्रीति सहाय को जिला छोड़कर चले जाने का आदेश देना पड़ा और यह तस्वीर देखिए जिसमें बहस चल रही है। सामने स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ प्रीति सहाय पीए हैं, सहायक हैं प्रियंका गांधी की। लगातार वो बनी हुई थी प्रचार के दौरान और प्रियंका के चले जाने के बाद भी वहां वर्तमान थी, लेकिन एक बूथ पर जैसे ही पहुंचे स्मृति, वहां उन्होंने पाया कि वहां पर पहले से मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने स्मृति की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। बाद में मीडिया में तस्वीरें चलने के बाद चुनाव आयोग को प्रीति को अमेठी छोड़ने का निर्देश देना पड़ा और वो अमेठी छोड़कर चली गई। आरोप यह लगाया गया कि वो वोटों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी, प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सवाल जवाब इस पर हो गया और कांग्रेस की सफाई यह है कि प्रीति सहाय आधिकारिक तौर पर वहां मौजूद थी और उनके पास बाकायदा वहां रहने का एक परमिशन था, लेकिन जिस तरह से स्मृति हमला बोल रही थी यह उचित नहीं था। अब देखिए कि क्या सफाई है और किस तरह से कांग्रेस ने कहा कि दरअसल गलती प्रीति सहाय की नहीं है, गलती स्मृति ईरानी की, और कटुता किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। झगड़े का अंदाज देखिए और फिर कांग्रेस का बचाव देखिए। तो श्रीमती वाड्रा की जो सेक्रेटरी हैं वो किस अधिकार से पोलिंग बूथ के अंदर घूम रही हैं। हमने जब बोला कि आप हमें अथॉरिटी लेटर दिखाइए, उन्होंने हमें अथॉरिटी लेटर नहीं दिखाया। हमने प्रशासन से निवेदन किया कि आप अथॉरिटी लेटर खुद देखिए। यहाँ पर एक अफसर हैं राम आश्रय यादव, उन्होंने उनको जाने दिया। यहाँ पे एक पत्रकार थे, उनसे कहा गया कि भाई हमारी रिकॉर्डिंग मत करो। तो ये नीच राजनीति पर भाषण देने वाले राहुल गांधी से पूछिए कि ये उनकी राजनीति का प्रमाण है, ये उनकी दरियादिली का एक प्रतीक है। प्रीति सहाय वहां शिकायत करने गई थी कि स्मृति ईरानी बूथ के अंदर 1 घंटा 3 गाड़ी अंदर लेके वोटर्स को इंटिमिडेट कर रही थी और ये तो इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। आप जानते हैं कि कैंडिडेट को अंदर जाना परमिशन है, लेकिन 3 गाड़ी कैसे अंदर ले गई और 1 घंटा क्यों रहा। सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन देखिए कि कटुता किस तरह बढ़ती चली जा रही है। सब कुछ छोड़कर एक दूसरे के पीछे लग लिया गया है। आखिरकार राजनीति का यह रूप अमेठी में इससे पहले नहीं दिखा था। अमेठी में कुछ और भी दिखा, आम आदमी पार्टी का जलवा, लेकिन बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज कुमार विश्वास ने भी कुछ आरोप लगाए। अमेठी में आज बूथ लूटे जाने की उन्होंने शिकायत की। कुमार विश्वास ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डील है, यह भी आरोप लगाया और कुछ अपने
फोन से फोटो खींच कर सोशल साइट्स पर अपलोड किए और कहा कि देखिए किस तरह से बूथ लूटे जा रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी बूथ दर बूथ घूम रहे हैं। उन दोनों के आपस में डीलिंग है, अहमद पटेल के साथ डील हुई है, कई करोड़ रुपया इस काम के लिए लाया गया है कि इधर हमारे वाले को बचा लो, बनारस में हम आपका वाला बचा लेंगे। जो बात आपने नहीं सुनी अगली लाइन वो ये थी कि लेकिन इन सब की उन्हें परवाह नहीं है क्योंकि अमेठी में झाड़ू चल गई है, ये उनका विश्वास है। अमेठी के बगल में जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वो है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं वरुण गांधी, और वरुण गांधी आज एक बूथ पर पहुंचे और वहां वरुण गांधी और सुरक्षा कर्मियों के बीच बहस हो गई। चुनाव वहां भी आज, और चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा कर्मी ने भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट को भीतर जाने से रोक दिया, और इसके बाद वरुण गांधी थोड़ा नाराज हो गए और उस सुरक्षा कर्मी को उन्होंने ड्यूटी से आप अपना काम करिए और इनको अपना काम करने दीजिए। ऐसे हैं, सुनिए, सुनो क्या आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप मेरी बात सुनिए। सुनो पहले, ये आपका काम नहीं है, जो आपका काम है आप मेरे से पूछिए, मैं प्रत्याशी हूँ इनका ना, जो हमारे लोग हैं उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए, है ना। कैमरे ऑन थे इसीलिए बहुत संभल कर बोला जा रहा था और सब लोग अपना अपना काम करें, इस बात की नसीहत दी जा रही थी। लेकिन देखिए कि आखिरकार उम्मीदवार कितने तनाव में होते हैं और किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ या फिर उलझते रहते हैं उनसे जो कि कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। बड़ी मुश्किल स्थिति बन जाती है। वैसे मुश्किल स्थिति तब भी आ रही है जब भारतीय जनता पार्टी ने नीच राजनीति वाले मुद्दे को लगातार उछाला है और प्रियंका गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन इसका जवाब आज राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी सबसे पहले आज अमेठी पहुंच गए दिल्ली से, और उनके वार पर मोदी ने भी उतना ही जोरदार पलटवार किया। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल वो मतलब तो है ही नहीं इस नीच राजनीति वाली बात का जो प्रियंका गांधी ने कहा, जिस मतलब की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अपने धुन में मस्त थे। अपने चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को उन्होंने फिर से कैसे उछाला ये भी देखिए। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं। आपको लगता है कि नीच सोच होती है, नहीं नीच सोच होती है, गुस्से की सोच होती है, क्रोध की सोच होती है, नीच जात नहीं होती। हिंदुस्तान जब कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयार था, दुनिया के देशों में हिंदुस्तान की छवि बनाने का अवसर आया था। सीएजी का खेल का कारण बुझा, सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम का मामला था। भाइयों बहनों, टॉयलेट पेपर में से रुपये खा गए, टॉयलेट पेपर में से। पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराए। ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? कोयले की चोरी करना, ये कोयले को लूटना, ये नीच राजनीति है, ये नीच कर्म है। चलिए, ये राजनीति तो चलेगी, 10 तारीख तक बिल्कुल चलेगी। लेकिन एक ऐसी बात जो इस चुनाव प्रचार और मतदान और अगले चरण के मतदान के इंतजार के बीच घटित हो गई है, जिसने कांग्रेस की किरकिरी करती है। गुजरात में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया देश भर के लिए नजीर हो सकती है। ये कौन कह रहा है? गुजरात की तारीफ कहां से हो रही है? केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के जरिए एक रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई और इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत को गर्म कर दिया और नरेंद्र मोदी ने बहुत खुश होकर कहा कि देखिए, गुजरात को हमेशा से ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल उचित नहीं है, लेकिन खुद कॉमर्स मिनिस्ट्री जो कि यूपीए सरकार की है वो तारीफ कर रही है। लेकिन बचाव में किस तरह से आए आनंद शर्मा वाणिज्य मंत्री, जो गुजरात मॉडल का मजाक उड़ाते हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। असत्य के सौदागर निकले कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट। कैन आई आस्क द कांग्रेस पार्टी, वाज इट, इज दिस नॉट अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ असत्य के सौदागर?
your own report says best practice in Gujarat on land acquisition. ये चुनाव के समय सोचा समझा मैनिपुलेशन है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, और मैं इसकी निंदा करता हूं। पहले ये कहना कि मेरे मंत्रालय हमारा तस्वीर लगाकर दिखाया गया कि हमने कोई प्रमाण पत्र दिया है, ये बिल्कुल झूठ है। अब दरअसल आनंद शर्मा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट दरअसल मंत्रालय की है ही नहीं, लेकिन मंत्रालय का जो एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसका कवरिंग लेटर है इस रिपोर्ट पर। तो कैसे कहा जाए कि मंत्रालय ने इसकी अनुशंसा नहीं की थी और इसका केवल संकलन किया गया है एक्सेंचर के द्वारा, ये मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं है। आनंद शर्मा बार बार कह रहे हैं, लेकिन मौका मिलना था, मौका मिल गया और गुजरात बेहतर है ये साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी फिर से करने लगी। और जमीन अधिग्रहण का मामला है, क्योंकि जमीन के बारे में बार बार टॉफी मॉडल कहते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि बहुत सी जमीन यूं ही दे दी गई अडानी को गुजरात में। तो अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण में तो सबसे बेहतर मॉडल आपके वाणिज्य मंत्रालय ने करार दे दिया है। चलिए अगली खबर वो जो कि अपनी टाइमिंग की वजह से आपका ध्यान खींचेगी। मोदी के करीबी हैं बीजेपी के नेता अमित शाह। आज उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली इशरत जहां एनकाउंटर केस में क्लीन चिट। सीबीआई ने आज अहमदाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट से कहा कि उस केस में अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिस कारण से अमित शाह पर उंगली उठाई जा सकती है, कोई सबूत नहीं है। और इस तरह से एक बहुत बड़ी राहत। हालांकि और भी कई केसेस हैं अमित शाह के खिलाफ जिसमें एनकाउंटर किलिंग्स की बात है, लेकिन इशरत जहां वाला केस सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड और यहां मिला उन्हें क्लीन चिट। और चुनाव के बीच क्लीन चिट का मतलब क्या है हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। अमित शाह को इसमें घसीटने की यूपीए सरकार की और कांग्रेस की एक चाल थी। खुशी है उनमें वो सफल नहीं हुए हैं और आखिरकार जो सच था वो सतह पे आया है। सीबीआई ने जो उनकी प्रोफेशनल जजमेंट में आज जो 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 निश्चय किया है कि इसका मतलब है कि अमित शाह कोई महात्मा बन गया, बस सिर्फ ये है कि इस केस में, इशरत जहां के हत्या के केस में उनके खिलाफ कोई सफिशिएंट सबूत नहीं है चार्जशीट में उनका नाम शामिल करने के लिए। ये तो सीबीआई का प्रोफेशनल जजमेंट है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कांग्रेस ये कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है कि देखिए चीजें किस तरह से अच्छी होती चली जा रही हैं हमारे लिए। अमित शाह को इशरत जहां मामले में क्लीन चिट। अब एक ऐसी खबर आपको सुनाएंगे एक छोटे से विराम के बाद जिसमें आप कहेंगे कि आखिरकार उन्हें तो छोड़ दिया होता। नरेंद्र मोदी की मां, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो राजनीति चल रही है उसके घेरे में आ गई हैं। 88 साल की नरेंद्र मोदी की मां हीराबाई। एक छोटा सा विराम।